Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the oligopoly competition. This is the third type of the imperfect competition that is known as the oligopoly competition. इससे पहले लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस किया था और इम्परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स को स्टडी किया था जो या तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही थी. लेकिन मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन भी होती है या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं और वो या तो होमोजेनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं. तो हम ऐसे पर्टिकुलर मार्केट की फर्म को ओलिगोपोली कंपटीशन का नाम देते हैं. ठीक है. ओलिगोपोली को हम दो वर्ड्स से ड्राइव करते हैं, ओलिगो प्लस पॉली. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पॉली का मतलब होता है सेलर्स. इसे एक ग्रीक वर्ड पॉलियन से लिया गया है और इसका मीन्स होता है सेलर्स, यानी कि वो पर्टिकुलर मार्केट जहां फ्यू सेलर्स ऑपरेट कर रहे हो, जो या तो होमोजेनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कंपटीशन का नाम देते हैं. एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द टर्म ओलिगोपोली is defined as the market structure in which there are a few sellers of the homogeneous or differentiated products who intensively compete against each other and recognize interdependence in their decision making. यानी कि ओलिगोपोली में few sellers अवेलेबल होते हैं जो लार्ज लेवल पर ऑपरेट कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ ये या तो होमोजेनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि फ्यू फर्म्स आर अवेलेबल, तो इनके बीच में एक कंपटीशन भी काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है, एक इंटेंसिव कंपटीशन रहता है और ये अपनी डिसीजन मेकिंग में इंटरडिपेंडेंस फॉलो करती हैं. यानी कि जब एक फर्म अपने डिसीजन को फॉलो करती है तो वो दूसरी फर्म पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है. यानी कि दूसरी फर्म की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, उसको इवेल्युएट करते हुए ये फर्म और यानी कि ओलिगोपोली फर्म अपने पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को डेवलप करती है. तो हम ऐसी मार्केट सिचुएशन को या ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को ओलिगोपोली कंपटीशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, टायर्स इंडस्ट्री, कंप्यूटर्स इंडस्ट्री, एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री या रेजर ब्लेड्स इंडस्ट्री. ये सब क्या है? दीज आर ओलिगोपोली इन नेचर, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में आपको फ्यू फर्म्स ऑपरेट करती हुई मिलेंगी जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही होती हैं. तो इसको हम ओलिगोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैटेगराइज करते हैं. डेफिनेशन क्लियर हो गया, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अब हम बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन के क्या क्या फीचर्स हैं. तो यहां मैंने इसके टोटल 6 फीचर्स को रिप्रेजेंट किया है, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. द फर्स्ट फीचर इज फ्यू डोमिनेंट फर्म्स. ये इसका सबसे पहला फीचर होता है कि मार्केट में केवल और केवल कुछ ही फर्म्स होती हैं और वो सब क्या होती हैं? दे आर इन अ डोमिनेंट साइज, दे आर हैविंग सच अ लार्ज साइज दैट ईच एंड एवरी फर्म इज हैविंग अ कैपेसिटी टू डोमिनेट द मार्केट. यानी कि इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं, तो ऑब्वियसली हर फर्म के पास लार्ज मार्केट साइज अवेलेबल होता है और इसी वजह से हर फर्म मार्केट पर एक अपना इन्फ्लुएंस डालने में कामयाब होती है, क्योंकि लार्ज साइज के बेसिस पर ऑपरेट कर रही है. तो ऑब्वियसली जो उसकी पॉलिसी होगी उसका इंपैक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी पर भी पड़ता है. तो हर फर्म अपने आप में एक डोमिनेंट पोजीशन में होती है और मार्केट को अपने बिहेवियर के बेसिस पर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करती है.
ठीक है। और इसके साथ साथ ये अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूटिलाइज करती है जिससे कि वो मार्केट के अंदर अपना सर्वाइवल और ग्रोथ एंश्योर कर सके। और इसके लिए वो क्या करती है, जो राइवल फर्म्स है उसके एक्शन को काउंटर करती है, यानी कि उसकी स्ट्रेटजी को काउंटर करते हुए ये अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करती है, डिस्पोज करती है, जिससे कि वो अपनी सर्वाइवल और ग्रोथ को मार्केट में एंश्योर कर सके। अदरवाइज वो मार्केट से बाहर हो जाएगी, इसी वजह से उसको ऐसा करना पड़ता है। क्लियर। सेकेंड फीचर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं, फ्यू फर्म्स आर देयर, तो इसी वजह से एक पर्टिकुलर फर्म का जो एक्शन है अगर वो होता है तो इसका पॉसिबल रिएक्शन भी उसको दिखाई देगा। यानी कि अगर वो सोचती है कि मैं किसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करूं, तो अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करती है, चाहे वो प्राइस के रिलेशन में है, चाहे वो आउटपुट के रिलेशन में है, चाहे वो प्रमोशन के रिलेशन में है, वो किसी भी स्ट्रेटजी को चेंज करती है अगर, या डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में है, तो उसका रिएक्शन उसको तुरंत दिखाई देगा और उसके राइवल्स भी उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी में तुरंत चेंज करेंगे। क्योंकि एक ने जो एक्शन फॉलो किया उसकी वजह से उसके जो मार्केट है उस पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस पड़ता है। उसके ऊपर तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया, लेकिन जो उसके राइवल्स है उसके ऊपर एट रैंडम नेगेटिव इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है। और उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए जो बाकी के राइवल्स हैं मार्केट के अंदर, वो अपनी स्ट्रेटजी को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ओके। थर्ड फीचर इज इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। क्योंकि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, तो उस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की वजह से जितनी भी ओलिगोपोली फर्म मार्केट में अवेलेबल है, हर फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डिटरमाइंड नहीं होता है, वो एक फिक्स्ड डिमांड कर्व नहीं होता है। क्योंकि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की प्रैक्टिसेस है, तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की वजह से हर फर्म एक ही डिमांड कर्व के बेसिस पर वर्कआउट नहीं करती है, बल्कि इनका डिमांड कर्व कैसा होता है, इनडिटरमिनेट होता है, फिक्स नहीं होता है, एंड इट इज चेंजिंग एज पर द कंडीशंस इन द मार्केट क्रिएटेड बाय द फर्म्स। यानी कि फर्म्स जब अपनी पॉलिसी में चेंज करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिमांड कर्व भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी डिमांड कर्व इलास्टिक होता है एंड समटाइम्स द डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। मान लीजिए कि एक फर्म है, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कट करती है, यानी कि उसको वो डिक्रीज करती है, तो क्या होगा, उसकी सेल तो बढ़ेगी, लेकिन जो उसके राइवल्स हैं उनकी सेल क्या होगी, उनकी सेल डिक्रीज हो जाएगी। तो वो अपनी सेल को डिक्रीज ना होने पाए ऐसा फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, वो भी अपने प्राइजेस को कम करेंगे। यानी कि एक फर्म ने प्राइस कम किया, दूसरी जो बाकी फर्म्स हैं उन्होंने भी अपने प्राइस को कम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां क्या होगा, यहां जो डिमांड कर्व है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। कभी डिमांड कर्व इलास्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा और कभी जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। इनइलास्टिक, मान लीजिए एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करा, तो क्या होगा, जो बाकी फर्म्स है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रेज नहीं करेंगी, इसका मतलब रेज करने का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये किस सिचुएशन में होगा, जब मार्केट इनइलास्टिक होगा। मार्केट अगर इनइलास्टिक होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इलास्टिक होगा तो क्या होगा, उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज करने की वजह से जो बाकी फर्म्स है वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज करेंगे। तो यहां कोई एक फिक्स्ड डिमांड कर्व अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि एक डिटरमिनेट डिमांड कर्व के बेसिस पर कोई भी ओलिगोपोली फर्म वर्कआउट नहीं कर सकती। उसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इट इज इनडिटरमिनेट एंड देयर इज अनसर्टेनिटी। ऑलवेज देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट सिचुएशन। कब कौन क्या डिसीजन ले ले और उस हिसाब से उसे किस डिमांड कर्व को फोकस करना पड़ जाए, any of the firm does not know it. That's why the demand curve is indeterminate in oligopoly competition. Okay. The fourth one is barriers to entry. That is biggest limitation or that is the biggest feature of oligopoly. कि यहां कोई भी नई फर्म अगर ऑपरेट करना चाहे, जैसा कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में था, परफेक्ट कंपटीशन में था कि दैट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट,
कोई भी फर्म जब आना चाहे तब आ सकती थी, और जब एग्जिट करना चाहे तब एग्जिट कर सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने बिजनेस को इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहती है तो उसके लिए उसको लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर उसके पास वो लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल है तब तो वो ऐसा कर सकती है, अदरवाइज उसके लिए बहुत इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बाकी जो फर्म्स हैं वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं, दे आर गेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसकी बेसिस पर उनकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वो बहुत कम होती है, दैट इज वेरी लेस। और अगर कोई नई फर्म है वो उस कॉस्ट पर जब तक ऑपरेट नहीं करेगी तब तक उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। इसी वजह से ये एक नेचुरल बैरियर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और जो नई फर्म्स है वो इस ओलिगोपोली कंपटीशन में एंटर नहीं कर पाती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कोई फर्म किसी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए उसको हैवी इन्वेस्टमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और इतना लार्ज स्केल पर जिससे कि उसकी कॉस्ट मिनिमम लेवल तक आ जाए, यानी कि उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाए, तभी वो सर्वाइव कर सकती है ओलिगोपोली मार्केट में। तो ये नेचुरल बैरियर्स होते हैं, इसी वजह से कोई भी फर्म इन इंडस्ट्रीज के अंदर इजिली एंटर नहीं कर पाती है ड्यू टू द नेचुरल बैरियर्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग। क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम है और हर फर्म क्या चाहती है, हर फर्म अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर सेल करना चाहती है, तो यहां एक नॉन प्राइस कंपटीशन को फोकस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड बाय इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी। क्योंकि प्राइस कंपटीशन को एक लेवल तक ही फॉलो किया जा सकता है। प्राइस एक फर्म कट करेगी तो बाकी सब सारी फर्म्स भी प्राइस को कट करेंगी, तो एक लेवल पर प्राइस कट को हर फर्म फेस कर सकती है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है उससे नीचे प्राइस कट को फोकस नहीं किया जा सकता। तो जब प्राइस कंपटीशन की बात खत्म हो जाती है ओलिगोपोली मार्केट में तो स्टार्ट होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, और जितने भी ओलिगोपोलिस्ट हैं वो अपनी सेल को नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पर रेज करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हाई लेवल पर प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन प्रोडक्ट का फॉलो किया जाएगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ अटैच करने में फर्म को ईजीनेस होती है। तो यहाँ जितनी भी फर्म्स हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग या फिर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में मैक्सिमम लेवल तक बिलीव करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि वो मार्केट के लार्जेस्ट शेयर को अपने अंडर में ले सकें और एक लीडर की पोजीशन में आ सके। ओके, एंड द लास्ट वन इज द ग्रुप बिहेवियर। सबसे खास बात क्या है ओलिगोपोली मार्केट की कि ये जितनी भी फर्म्स हैं वो एक ग्रुप की तरह बिहेव करती हैं। अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए ये फर्म्स क्या करती हैं, कभी कभी एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि कंपटीशन में सारी फर्म्स को क्या होता है, देयर इज अ डैमेज, देयर इज अ लॉस टू ईच एंड एवरी फर्म व्हेन दे आर काउंटिंग अ हार्ड लेवल कंपटीशन। तो समटाइम्स व्हाट दे आर डूइंग, द फर्म्स आर कोऑपरेटिंग इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि कोई एक प्रॉपर थ्योरी इसकी डेवलप नहीं है ग्रुप बिहेवियर के रेफरेंस में, लेकिन जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और हर फर्म के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, तब ये फर्म्स क्या करती हैं, ये ग्रुप में बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं और अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ग्रुप्स को फॉर्म करती हैं, ग्रुप्स में कॉन्स्टिट्यूट हो जाती हैं फर्म्स, और उसके बेसिस पर ये अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट जो लीडर होता है मार्केट के अंदर, वो लीडर क्या करता है, इसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो जिसके पास मार्केट का सबसे ज्यादा शेयर होता है उसको एज अ लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है, और उसके द्वारा तय किए हुए डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए बाकी फर्म्स भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप में भी बिहेव करती हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली competition. Thank you.